किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुगताई लैब लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं चुगताई लैब हर हफ्ते आप लोगों के लिए डिफरेंट लाइव सेशन लाता है। इसी तरह हमारा आज का भी बहुत अहम टॉपिक है। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है लाइव सेशन के लिए वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है वो एक ऐसा इशू है जो आजकल जो मैरिड कपल्स हैं उनमें बहुत कॉमन नज़र आ रहा है, और इस चीज़ की वजह से जो कपल्स हैं वो बहुत स्ट्रेस में भी जाते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं पता होती। और अगर इसका टाइम पे पता लग जाए और राइट डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये बहुत अच्छी तरह ट्रीट हो सकती है और इसका सलूशन हमें मिल सकता है। इस बहुत अहम टॉपिक को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा शाहीन, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है और करंटली हमारे मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में प्रैक्टिस कर रही है। वेलकम टू आवर लाइव सेशन डॉक्टर। Thank you so much, Zara. And thank you for giving me the opportunity on this topic. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे ये है कि इनफर्टिलिटी क्या है? Basically, first of all, I must say कि infertility उन couples के लिए हम terms use करते हैं कि जिनमें males जो हैं who have the testicular failure और the women who does not have their uterus और they approach to menopause, कि वो कभी भी जो है वो fertile अब नहीं हो सकते, कि जिनमें बिल्कुल testicular failure है या female के अंदर uterus नहीं है। This term is now obsolete now. उसकी जगह पे हम जो term use करते हैं this is subfertility. It means that couple can conceive. And subfertility means that the couples who could fail to conceive within the 1 year of their marriage after unprotected sexual intercourse, so we can label them the subfertility. And it is of basically we classify it into two types, primary and secondary. Primary are the couples who never conceive, but secondary is the type in which the couples conceive once, but now they are facing the problem that they are not conceiving right now. ठीक है, इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इसमें यही कहा जाता है या एक मिथ होती है कि ये फीमेल्स में है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या मेल्स में भी ये होती है? Yes, according to the scientific data, जो basically females share the more percentage of subfertility. It's basically 55% के females causes हैं and 30% male causes share the causes of subfertility. फीमेल में 55% जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें मोस्टली जो 25% कॉजेज़ हैं वो उनकी ओवुलेशन प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनकी ओवरीज जो हैं वो सही तरह काम नहीं कर रही। 20% जो कॉजेज़ हैं उसमें ट्यूब्स इन्वॉल्वमेंट होती है कि उनकी ट्यूबल पैथोलॉजी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। एंड रिमेनिंग 10% जो उसमें आती है उसमें यूट्रस या फिर उनकी पेरिटोनियम इश्यूज़ आते हैं कि कोई उनकी यूट्रस के अंदर कोई रसौली पड़ी हुई आम जुबान में जब सुनते हैं, या फाइब्रॉइड, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिप, और दे हैव एनी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज सो दैट देयर एंडोमेट्रियम बेड इज़ नॉट सफिशिएंट. And in case of these are percentages of the primary subfertility, but in case of secondary subfertility, when we talk about the causes of the female share even more percentage, that is 60%, because they have undergone one pregnancy. It means their uterus have once pregnant, तो uterine causes सिर्फ 5% रह जाती हैं, but the major causes in this secondary form shares tubal pathology, which is around 60%. ठीक है। And the remaining 20%, 15 to 20% is the ovulation problems, and whereas male shares 30% of the subfertility causes. And despite of all these percentages, 25% is still unknown causes, कि couples आते हैं कि जी प्रॉब्लम बताएं कि कहाँ हैं, वहाँ तक साइंस अभी भी नहीं पहुँची कि 25% केसेस आर द स्टिल दोज केसेस के जिनमें हर चीज़ ठीक आ रही होती है, एंड दे स्टिल आर द अनआइडेंटिफाइड कॉजेज। ठीक है, ठीक है। अभी आपने बताया कि कॉजेज़ कुछ होती हैं जो डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या होते हैं, तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अगर मेल है अगर, तो उसमें इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ होंगे? मेल में मोस्टली जो कॉजेज़ आती हैं वो 5 मेजर कॉजेज़ हैं। फर्स्ट इज़ कि जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, जब उसमें आता है तो उससे उसका काउंट और उसका सीमन का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होता है, जिसमें मोस्टली आ जाती है क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक, उनकी पैदाइशी तौर पे, जिनियाती तौर पे उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, या वेरिकोसील्स जो विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। वेरिकोसील में ये होता है कि जब जो स्क्रोटम है, मेल पार्ट है मेल का,
उससे कुछ वेन्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई बॉडी की तरफ वापस लेकर जाती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोलॉन्ग सिटिंग और समथिंग वो सही तरह से काम नहीं करती। वो ब्लड फ्लो जब वापस नहीं जाता वो वहीं पड़ा रहता है और उस वजह से वो स्वेल कर जाती है। जब वो स्वोलन हो जाती है उसको हम वेरिकोसील कहते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली तो ये आजकल कॉमन चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा या उनके साथ रेडिएशन एक्सपोजर है, एक्सेसिव हीट एक्सपोजर है, मेडिसिन का यूज़ है, इनकी वजह से भी ये चीज़ें आती हैं। सेकेंड इज़ कि जो स्पर्म कैरिंग डक्ट्स हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस, जैसे STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आपने सुने होंगे मोस्टली। उसमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस आते हैं कि उसके मेल पार्ट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका इन्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडली उसके अंदर जो है कंजेनिटली वो डक्ट्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, कि वो होती ही नहीं है। ठीक है, तो उन केसेस में जो स्पर्म है या हमारे पास वॉल्यूम है, सीमन वॉल्यूम, वो नहीं रिसीव होगा। उसमें अगर आता भी है थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो उसमें स्पर्म्स हमें रिट्रीव नहीं होंगे, तो उसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं कि जिसमें स्पर्म ही एब्सेंट है। तो इट डजेंट मीन कि उसमें स्पर्म है नहीं है, उसमें डक्ट्स जो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट के लिए एक हमारे पास रास्ता था वो बंद है। ठीक है, एंड थर्ड इज़ कि हमारे पास आ जाता है सेक्शुअल डिसफंक्शंस। उसमें मोस्टली हमारे पास जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डिफरेंट डिजीज़ में आ जाता है। डायबिटिक पेशेंट हो, मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं उस वजह से। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन के इश्यूज़ आते हैं, या इवन पेशेंट फेल टू एजैकुलेट, कि उनमें ये इश्यूज़ आते हैं कि वो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन उसके जो एजैकुलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और फोर्थ वन इज़ हार्मोनल इश्यूज़, कि अगर पेशेंट के कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल प्रोफाइल में कहीं प्रॉब्लम है, उसके कंजेनिटली पैदाइशी तौर पे उसके ब्रेन से जो स्पेसिफिक किस्म के FSH LH हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कम है, उस वजह से सिस्टम ही आगे नहीं चलेगा। मतलब सिस्टम में भी ठीक हो लेकिन ऊपर से उसको जो सिग्नलिंग आनी है, जो ऑर्डर्स रिसीव होने हैं वो ही उसको नहीं रिसीव हो रहे। एंड मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम कंजेनिटल एनॉमलीज, और कोई ट्रॉमा और सर्जरी की बेस पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द जो हमारे पास आ जाती हैं इन्फेक्शंस, और जो स्पर्म हैं उनके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करती है और वो अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। मतलब वो उसको एक एक्सटर्नल चीज़ समझती है कि कोई एक अननोन एंटीजन या जो फैक्टर है वो ऐड ऑन हो गया मेरी बॉडी में, तो उसके ख़िलाफ़ अपने ही स्पर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जिस वजह से स्पर्म जो हैं वो आगे फंक्शनल उनकी डिसफंक्शनल हो जाते हैं। और उसमें जैसे हम मेल पेशेंट्स वेजेक्टमी की तरफ जाते हैं कि वो अपने कॉन्ट्रासेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वेजेक्टमी करवा लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, और या फिर STIs या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से ये एंटीबॉडीज़ जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में आपने हमें बताया कि मेल्स में इनफर्टिलिटी की क्या कॉजेज़ होती हैं। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि औरतों में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके क्या वजूहात होती हैं? देखिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि द परसेंटेज द फीमेल विच आर शेयरिंग दिस इज ऑलमोस्ट 50%, 55%। आउट ऑफ दैट द ओवुलेशन इज़ द मोस्ट लाइकली द मेन कॉज, मेनली जो हम आम रूटीन में देख रहे हैं, जो हमारे पास मोस्टली डायग्नोसिस में भी आ रही हैं। दिस इज़ 25%। आउट ऑफ दैट 25% जो ज़्यादा कॉमन है 85% फीमेल, उनमें हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आपने आम सुना होगा कि आजकल जी अंडेदानियों में पानी की थैलियाँ बन गई आम ज़ुबान में, वो कॉमन है कि जो ज़्यादा हमारे पास आ रहा होता है। इसके बाद जो सेकंड कॉज है 10%, वो शेयर करता है कि अगर आपके जो ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी डिसफंक्शन आता है, अब जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस और अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, उस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया में चला जाता है कि उसको पेशेंट को साइकिल ही नहीं आते। तो 10% ये कॉजेज़ हमारे पास आइडेंटिफाइड होती हैं। 5% वो रह जाते हैं जिनके अंदर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी, या आपने सुना होगा फेलियर, की अभी एज फीमेल की नहीं होती 40 ईयर्स, अभी वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, लेकिन उसका ओवेरियन जो रिज़र्व है या वो ओवरीज हैं वो काम करना कम कर देती हैं, छोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी उसमें चांस होता है कि वो कभी कोई ऐसा एग रिलीज़ हो के वो फिर भी कर सकती हैं। इसलिए वर्ड सब फर्टिलिटी भी यूज़ किया गया कि कभी हम इनफर्टाइल नहीं कह सकते, कि इवन दो हमने ये प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी डायग्नोज कर लिया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यू कांट बी एवर कैन कंसीव। ठीक है, इसके अलावा जो ट्यूबल पैथोलॉजीज आ जाती हैं, उसमें अगर प्रीवियसली पेशेंट की कोई लाइक प्राइमरी फर्टिलिटी की बात करें तो उसमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक है, उसमें भी ट्यूब्स का जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि ट्यूब्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन में कहीं पे भी कोई पैथोलॉजी आएगी दैट इट वुड लीड टू सबफर्टिलिटी।
एंड इफ़ देर इज़ एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सर्जरी, फॉर एग्जांपल लाइक फॉर मायोमेक्टमीज की सर्जरी जो फाइब्रॉइड्स के लिए की जाती हैं, एंडोमेट्रोसिस के लिए की जाती हैं, उसमें भी ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है। एंड लास्ट इज़ यूट्राइन फैक्टर्स और द पेरिटोनियल फैक्टर्स। यूट्राइन में आ जाता है हमारे पास कि अगर या तो बच्चेदानी के अंदर कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है या उसकी कैविटी के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है वो उसको ऑक्यूपाई करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, कैविटी का करता है। उसमें कैविटी में भी इश्यूज़ आ जाते हैं कि उसमें पॉलिप आ गया, फाइब्रॉइड आ गया, वो अगेन अगर प्रेगनेंसी हो भी रही है तो इम्प्लांटेशन फेलियर्स आ जाते हैं कि वो इम्प्लांट नहीं होने देगी। तो और इसके लास्ट में हमारे पास पेरिटोनियल फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो यूट्रस और ऑर्गन्स हमारे बॉडी में एब्डोमेन में जहाँ पड़े हुए हैं उसके इर्द गिर्द कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे एंडोमेट्रोसिस, आपने सुना होगा कि पेनफुल पीरियड्स हैं पेशेंट्स को, पेन दे ऑलवेज कम फॉर द अल्ट्रासाउंड और कोई चीज़ डायग्नोज नहीं होती कि पेशेंट कह रही है पेन है, स्कैन किया है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज एंडोमेट्रोसिस हम मोस्टली अल्ट्रासाउंड पे उस तरह से पिक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई एंडोमेट्रोमा ओवरी के अंदर कोई पड़ा हुआ है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी ये मोस्ट लाइकली कोई एंडोमेट्रोसिस होगा। तो मोस्ट कॉमनली ये एंडोमेट्रोसिस आता है जिसकी वजह से सारी जो अंदर ऑर्गन्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो एडिशंस बन जाती हैं, जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाती है। जो ट्यूब की एक लेंथ और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उसने ओवम को एग को पिक करना है, वो उसका फंक्शन ख़राब हो जाता है। ट्यूब्स जब डिस्टॉर्टेड होंगी, और एडिशंस किसी भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है कि बड़ा देर इन्फेक्शन रहा, जैसे हम लो सोशो इकोनॉमिक स्टेट्स की तरफ चला जाएं पेरिफ्रीज में, वहाँ पर मोस्ट लाइकली यही कॉमन रीज़न निकलता है कि इन्फेक्शंस थे, उस वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज था, या फिर एडिशंस की वजह से ट्यूब जो थी वो डिस्टॉर्टेड थी कि एग बन रहा है, ट्यूब का फंक्शनिंग उस तरह से नहीं है। ठीक है। क्या एज भी कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? यस, एज प्लेज अ मेजर इम्पैक्ट एंड मोस्टली इन केस ऑफ स्पेशली फीमेल, बिकॉज फीमेल के अंदर अल्लाह ताला ने एक रिज़र्व रखा हुआ है फिक्स्ड, ठीक है, जो कि हम किसी चीज़ से उसको इंक्रीज़ नहीं करते, विच इज़ इन डिक्रीजिंग डे बाय डे। विद द इंक्रीजिंग एज द एग रिजर्व डिक्रीजेज एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द एग्स ऑल्सो डिक्रीजेज। और एज के साथ साथ जो जैसे एज इंक्रीज़ करती है, जो जेनेटिक डिसफंक्शनिंग है या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं फीटस के अंदर, वो इंक्रीज़ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो वो क्या होनी चाहिए जिससे हम इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं? अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आ जाता है कि हम लोग लाइक पेशेंट सबसे पहले तो लाइफस्टाइल में आपके वर्क एटीट्यूड किस तरह से है, आपका वेट, BMI वो बहुत मैटर करता है। लाइफस्टाइल BMI को अगर हम करें तो BMI इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईस्ट्राडायोल, कि जो फीमेल से हार्मोन सिक्रीट होता है ईस्ट्रोजन, कि जो फीमेल के अंदर फाइब्रॉइड, पॉलिप, जितनी पैथोलॉजी स्ट्रक्चरल एनॉमलीज हमने डिस्कस की हैं वो ग्रोथ कर रही थी, वो बेसिकली इस हार्मोन के एक्सेस की वजह से होती है। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है, ओबेसिटी आती है, कुछ भी आता है, तो ये अगर हार्मोन का इम्बैलेंस आता है, ईस्ट्रोजन का लेवल ऊपर जाता है, ये पैथोलॉजीज ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद अगर मेल में बात करें, BMI फीमेल के अंदर अगर 30 से ऊपर जाता है तो मोस्टली पेशेंट के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर ओवुलेशन इरेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओबेसिटी, कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वेट, आपका पैथोलॉजी इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम इसका जो वेट है अगर बहुत लेस है, BMI लेस देन 19 और मोर देन 30, बोथ विल कॉज द प्रॉब्लम्स। कि अगर 3 लेन पेशेंट एक्स्ट्रा जिसमें वेट गेन के इश्यूज आ रहे हैं कि वो नहीं पे कर रहे, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि उनमें ओव्यूलेशन डिस्टर्बेंस आ जाती है। ठीक है। इन केस ऑफ मेल, इफ वी डिस्कस इफ BMI इज मोर देन 35, तो इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्टोस्टेरोन, कि जैसे वेट आपका बढ़ता जाएगा मेल का, टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे जा जाएगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन नीचे होगा, स्पर्म काउंट और उसकी वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो सिंपल ये एक ओबेसिटी आ गई। इसके बाद स्मोकिंग आ जाता है। स्मोकिंग में पर्सन स्मोक्स मोर देन 20 सिगरेट्स पर डे, तो वो भी उसका सीमन को जो वॉल्यूम है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल। इफ़ पेशेंट हैव अल्कोहल 180 ml पर डे, तो उससे भी उसका सीमन वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। लाइकली अगर कोकेन यूज़र्स हैं, उनमें आफ्टर 2 years यूज़ ऑफ कोकेन, तो उनका स्लाइटली पहले वॉल्यूम रिड्यूस करता है, लेकिन आफ्टर 5 years ऑफ कोकेन यूज़ उनके अंदर स्पर्म का वॉल्यूम प्लस उनकी मोर्फोलॉजी और मोटिलिटी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, कि इतना ये चीज़ें कॉज करती हैं। इसके अलावा जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है मेल में या फीमेल में, उसमें ब्लड फ्लो उनका अफेक्ट करता है। मेल के अंदर अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है, उनका स्क्रोटल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट और स्पर्म वॉल्यूम, सीमन वॉल्यूम जो है वो दोनों रिड्यूस कर जाते हैं।
इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड अगर हीट एक्सपोजर है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन बनाया, आउट ऑफ द बॉडी बनाया, तो उसका मकसद यही था कि टेम्परेचर बॉडी से वो कम रहे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस हीट ऐसी जगह पे काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल उनके इश्यूज़ हैं कि वो हीट एक्सपोजर उनका ज़्यादा रहता है, उस वजह से भी इनमें इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ मेडिसिन, सर्टन सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, लाइक जैसे मेल एक्सरसाइज करते हैं उसमें वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं मस्कुलर बिल्ड के लिए, वो उनके लिए कॉज करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जिसमें एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये भी डिस्ट्रप्शन करते हैं सीमन में। और इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास कुछ एंटी हाइपरटेंसिव हैं, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, सारी नहीं लेकिन कुछ एंटी सीजर्स मेडिकेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं स्टीरॉइड्स का यूज़, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक अगर जैसे ऑक्यूपेशनल हैं उसमें हम बात करें फ्यूमिगेंट्स की, उसमें मिथाइल ब्रोमाइड होता है। इट इज़ सो लीथल दैट इट कॉजेज फर्स्ट द रिडक्शन इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल, कि वो इतना टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देता है कि वो टेस्टिकुलर एट्रोफी की तरफ चला जाता है पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड्स का यूज़, जैसे DDT, DDE के नाम से आपने सुना होगा, या पेस्टिसाइड्स, और उसमें इथाइल ब्रोमाइड आ जाता है। ये सब जो हैं वो पेशेंट उसके जो सीमन है, स्पर्म के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर DNA होता है, जो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, जो आगे उसने बच्चे को ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो बनने में वो ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। ठीक है, उस लेवल पे जाके ये डिस्ट्रप्शन करते हैं कि उसके DNA के अंदर चेंजेस ऐसी कर देंगे जिस वजह से आगे एनॉमलीज, या फिर वो खुद ही स्पर्म जो है वो डिसफंक्शनल होगा। ठीक है, जो कि एक मेजर कॉज करता है कि जिसको हम ड्यूरिंग हिस्ट्री और इन चीज़ों को हम वो उतना सिग्निफिकेंट लेते नहीं हैं। फिर इसके अलावा कुछ प्लास्टिसाइजर एजेंट्स हैं जो सॉफ्ट विनाइल वगैरह में यूज़ होते हैं, दे ऑल्सो डिस्टर्बिंग दिस फंक्शन। ठीक है, अगर किसी कपल को वो फेस कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इफ़ द कपल मतलब उनको कोई डायग्नोज मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है और एज भी उनकी कम है, तो फिर तो उनको अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डाटा उनको ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए, अगर वो इफ़ दे आर लिविंग टुगेदर, तो 1 ईयर ऑलमोस्ट उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद वो विजिट करें। लेकिन इफ़ देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ लाइक इन फीमेल, इफ़ द एज ऑफ द फीमेल इज़ मोर देन 35 ईयर्स, इफ़ शी इज़ हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन और डिस्चार्ज अनड्यू, and along with that, if she has previously menstrual irregularities or if she have low volume of menses, कि उसमें ओलिगोमेनोरिया, मेंसेस कम आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस हैं, नॉर्मली 21 to 35 डेज़ का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर उनमें लगता है कि कोई उनको के कोई पैथोलॉजी है, तो फिर उनको अर्ली विजिट करना चाहिए जस्ट फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है, और अगर पेशेंट को कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, कपल दोनों को, तो फिर उनको अर्ली विजिट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम आदमियों की बात करें तो उनमें डायग्नोसिस का क्या तरीका होता है इनफर्टिलिटी के? अच्छा, फॉर डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। like we previously discussed that occupation and their use of medicines, each and everything, उनकी हिस्ट्री पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उसकी डायग्नोसिस में हमें हेल्प करती हैं कि हम वहीं पे डिजीज़ पकड़ लेते हैं कि इनिशियली इतना छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हम आगे जाके देख रहे हैं जी ठीक है ऑब्वियसली हमने इन्वेस्टिगेट करना है, उनके सीमेन में ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन पीछे हम हिस्ट्री में चीज़ें मिस कर गए होते हैं जिनको अगर हम स्किप करें उसकी लाइफ से, उसको करेक्ट करें तो ऑटो करेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री में आ जाती है उनकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, अलॉन्ग विद दैट उनका फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो देयर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स विच इज़ मोस्टली डन बाय द यूरोलॉजिस्ट और द एंड्रोलॉजिस्ट, कि अगर उनमें कोई ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर। और इसके बाद अगर हम लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो लैब में सबसे पहले सब जो मोस्ट कॉमन है आजकल हमारे सब पेशेंट्स जो हैं वो हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करवा कर आ रहे होते हैं। बेसिक इशू इज़ दैट कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस इनिशियली फर्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन टूल तो है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक मेथड है, एक स्पेसिफिक डेज़ में हम करवाते हैं, उसकी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो पेशेंट्स को पता नहीं होती। फिर हर लैब उस स्टैंडर्ड, उस क्वालिटी का आपका सीमेन एनालिसिस नहीं परफॉर्म करके दे रहा होता। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। इफ़ यू आर गोइंग तो फर्स्ट अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे प्रिकॉशनरी मेजर्स, टाइम ड्यूरेशंस, हर चीज़ आप डिस्कस करके पूछ कर फिर आगे वो करवाएं। और अगर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस में हमें लगता है कि जी लेस देन 10 मिलियन
पर ml के हिसाब से स्पर्म काउंट आ रहा है, कम है, या कोई उनके फिज़िकल उनको क्लिनिकली कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा कोई सेक्सुअल उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं पेशेंट की, जिसमें हम सबसे पहले सीरम FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल कराते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई प्रॉब्लम आते हैं, इफ़ इट इज़ लेस दैन 300 नैनोग्राम, तो फिर उसमें हम फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन अगेन इन लेवल्स को करवाने के स्पेसिफिक टाइम होता है। लाइक टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर वो मेल रात को टेस्ट का लेवल देंगे तो चेंज आएगा, मॉर्निंग में देंगे चेंज आएगा। इसलिए अगर आपने लेवल्स की तरफ जाना है, कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाह रहे हैं, तो पेशेंट्स को आइडली एक डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर जाना चाहिए। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन में लेवल में प्रॉब्लम आता है, फिर फर्दर हम उनके हार्मोनल प्रोफाइल मज़ीद कराते हैं, जिसमें सीरम LH आ जाता है, सीरम प्रोलैक्टिन आ जाता है। ठीक है, अगर इनमें कोई इश्यूज़ आते हैं तो फर्दर फिर हम करवाते हैं कि यूरिन एनालिसिस पोस्ट इजैकुलेटरी, कि इजैकुलेशन के बाद का स्पेसिफिक एक यूरिन एनालिसिस लिया जाता है, जिनमें हमें बहुत कम कोई सीमन एनालिसिस में सीमन नहीं मिल रहा, एब्सेंट स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो हमने ये देखना है उस यूरिन एनालिसिस में कि कहीं वो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन या इस तरह का एलिमेंट तो नहीं है कि वो पीछे की तरफ चले गए और यूरिन के अंदर बाद में स्पर्म्स आ रहे हैं, या फिर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, कि अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई हमें वेरिकोसील मिल रहा है या कोई मैस मिल रहा है, कोई टेस्टिकल ट्यूमर का हमें सस्पिशन है, तो फिर हम स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। एंड लास्ट इज़ के जो हमारे पास हस्बैंड सीमन एनालिसिस में अगर इमोटाइल स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो फिर हमने उनकी वायबिलिटी देखनी होती है, कि स्पर्म वायबिलिटी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट जाता है, कि जो इमोटाइल स्पर्म्स हैं कि उनकी मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म ठीक है लेकिन उसकी टेल के फंक्शन में उसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, हेड के अंदर उसका DNA होता है, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम जाएगी तब भी प्रॉब्लम है। अगर बॉडी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है स्पर्म को, अगर उसके अंदर इश्यूज़ है तब भी स्पर्म काम नहीं करेगा। अगर टेल है जिसने उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसने थ्रू फीमेल ट्रैक्ट उसने ट्रैवल करके जाना है, मोटिलिटी में इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली वो एग तक अप्रोच नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर टेल में इश्यूज़ हैं तो हमने ये देखना है कि आइदर दैट इमोटाइल स्पर्म इज़ वायबल और नॉट, कि वो अलाइव भी है कि नहीं, कि अगर उसमें फर्टिलिटी पोटेंशियल है तो इमोटाइल है, तो फिर हम दूसरे मेथड्स ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज हम चेंज करेंगे कि वो उसमें खुद तो एबिलिटी नहीं है इमोटिलिटी की, तो वो हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट के थ्रू करते हैं, या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है जिसमें डिफरेंट क्रोमोसोमल एनॉमलीज का भी पता चलाया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं? हाँ, जस्ट लाइक मेल, हम फीमेल में भी इनिशियली तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी फीमेल में भी हम पहले रिप्रोडक्टिव उसकी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह का, प्रीवियस हिस्ट्री किस तरह से है, उनके मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री हम लेते हैं पेशेंट की। इसके बाद हम जो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं से पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं, जिसमें उसका BMI, वाइटल्स, पेशेंट के अंदर देखते हैं कि कोई एंड्रोजन एक्सेस के साइंस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम थायराइड और ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर लोकल एग्जामिनेशन पेल्विस का करते हैं, जिसमें हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई लोकल कॉज तो नहीं पड़ी हुई, बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रॉपर चैनल है, अगर स्पर्म्स की वेजाइनल pH चेंज है, वहाँ पर कोई पैथोलॉजी पड़ी हुई है तो स्पर्म ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो सारा एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं, जिसने जैसे हमने कहा डिस्कस किया कि ओवुलेशन की सबसे ज़्यादा मेन कॉजेज़ चल रही हैं, तो हम ओवुलेशन को पहले देखते हैं। मोस्ट लाइकली पेशेंट हु आर मेंस्ट्रुएटिंग बिटवीन 21 to 35 डेज़ ऑफ देयर साइकिल्स, तो मोस्ट लाइकली 90% ऑफ फीमेल आर ओवुलेटिंग। ठीक है, लेकिन और जब हमने अगर पेशेंट्स की ओवुलेशन देखनी है तो उसमें हम स्पेशली स्कैन करवाते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड्स, उसमें हम देखते हैं कि कोई उनका डोमिनेंट फॉलिकल है, और अगर बना हुआ है तो फिर अगर वो उसके बाद वो कोलैप्स की है, ओवुलेट पेशेंट की है या नहीं की है, ट्रांसवेजाइनली अल्ट्रासाउंड पे हम ये देखते हैं। ठीक है, फिर ओवुलेशन देखने के बाद हम उनका साथ देखते हैं कि ओवेरियन रिजर्व फीमेल में कितना है, बिकॉज आजकल एज उस तरह से पैरामीटर नहीं रहा, आजकल प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी कॉमन है। ठीक है, पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि उनके अंदर रिज़र्व ही कम आ रहा है हमारे पास, तो रिज़र्व टेस्टिंग के लिए हम लोग डे 2 पे सीरम FSH का लेवल कराते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं, उसके साथ हम डे 2 पे सीरम ईस्ट्राडायोल लेवल देखते हैं, इसके साथ हम AMH लेवल पेशेंट का देखते हैं कि उसके अंदर एंटी मोलेरियन हार्मोन है वो किस तरह से। लेकिन अगेन इन टेस्टिंग के स्पेसिफिक डेज़ हैं, साइकिल पे हम कैलकुलेट करके पेशेंट को बताते हैं कि किस डेज़ पे स्पेसिफिकली कराना है। ऑब्वियसली जब वो चेंज करेंगे डेज़, वो अपने तौर पे करवाते हैं तो वो लेवल्स चेंज आएंगे उनके। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे ही एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं कि पेशेंट के अंदर
जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स कितने आ रहे हैं। एक तो हमने डोमिनेंट फॉलिकल की बात की कि जिसके अंदर कैपेसिटी है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि उस एक फॉलिकल डोमिनेंट होगा जो जिसमें कैपेसिटी होगी फर्टिलाइज होने की। उसके अलावा कितने फॉलिकल्स मजीद और आ रहे हैं जो उस रेस में शामिल है, ठीक है। तो वो हम काउंट उसमें देखते हैं कि अगर एंट्रल फॉलिकल काउंट हमारे पास अच्छा आ रहा है, इट मीन्स के पेशेंट के पास चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। तो ये भी हमें एक इनडायरेक्ट हमें आइडिया दे देता है कि ओवेरियन जो हमारे पास फंक्शनिंग है वो किस तरह से जा रही है। सेकंड इज़ ट्यूबल पेटेंसी, ठीक है। ट्यूबल पेटेंसी हम चेक करते हैं, उसके लिए हम एक तो हम देखते हैं हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राम से, जो कि एक सॉर्ट ऑफ एक्सरे है। उसमें हम कंट्रास्ट मीडियम डालते हैं सर्विक्स से नीचे से, ठीक है। उसमें हम पूरी आउटलाइन करते हैं यूट्रस को और ट्यूब्स को। उसमें हमें पैथोलॉजी कोई भी अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है वो भी पता चल जाता है। अगर ट्यूब्स के अंदर कोई पस है, स्वोलन है, ठीक है, हाइड्रोसल्पिंग्स है, वो चीज़ें हमें थोड़ी आइडेंटिफाई हो जाती हैं। यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई पॉलिप फाइब्रेट पड़ा हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चरल एनॉमली पड़ी हुई है, वो आउटलाइन हो जाएगी। दूसरा हमारे पास आ जाता है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, कि हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू नीचे से हमने डाई की बजाय हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। हम जब वो इंस्टिल करते हैं तो उसमें हमें एक कैविटी आउटलाइन करती है यूट्राइन की, इवन दो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्यूबल पैथोलॉजी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यूट्राइन बेड का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। थर्ड वन इज़ कि आप लेप्रोस्कोपी विद डाई टेस्ट करते हैं, कि उसमें लेप्रोस्कोपी में हम नीचे से मैथिलीन ब्लू डाई है यूज़ करते हैं और लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम देखते हैं कि डाई जो है वो दोनों ट्यूब्स के थ्रू आई है, तो इसका मतलब है कि वो ट्यूब्स आर पेटेंट, कि वो खुली हुई है, ठीक है। ट्यूबल पेटेंसी के टेस्ट तो हैं, लेकिन इनमें पेटेंसी का पता चलता है, इसमें उसकी फंक्शनिंग पता नहीं चलती, बिकॉज ट्यूब्स के अंदर बहुत माइक्रोस्कोपिक सीलियर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो अगर डैमेज हो जाए तो फिर फंक्शनिंग उनकी ख़राब हो जाती है। उसका उस तरह से कोई हमारे पास टेस्ट या वो चीज़ नहीं है कि हम उसका अंदाज़ा कर सकें। थर्ड वन इज़ यूट्राइन फैक्टर्स। यूट्रस के लिए भी ऑब्वियसली जैसे हमने ट्रांसवेजाइनल स्कैन किया है पहले, उसी तरह से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें यूट्रस का पता चलते हैं। इसके लिए हम सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी का मैंने जिक्र किया, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। HSG भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम हिस्टेरोस्कोपिकली भी यूट्राइन कैविटी को हम असेस कर सकते हैं, कि जिसमें हम नीचे से कैमरा डालते हैं और यूट्रस को अंदर से हम ऑब्जर्व करते हैं विजिबली, कि कुछ पैथोलॉजीज़ जो इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं वो अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं होती, ठीक है। तो उसमें हम कैविटी को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम उसको कैविटी को असेस करते हैं कि इसके अंदर कोई पॉलिप फाइब्रेट कुछ ऐसी चीज़ है, या अगर वो स्कैन पे हमें पिक हुई थी तो वो इंडेंटेशन कॉज तो नहीं करे कैविटी को, स्पेस ऑक्यूपाई तो नहीं करे कि जिसमें इम्प्लांटेशन फेलियर्स आएँ, कि आप सारी ट्रीटमेंट कर लें, एंड पे इम्प्लांटेशन पे आएँ और फिर फेल हो जाए, ठीक है। तो ये सारी असेसमेंट हमने प्रीवियसली ये करनी है बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने जाना इनफर्टिलिटी क्या है, कितनी कॉमन है मेल्स और फीमेल्स में, उसी तरह इसके क्या कॉजेज़ होती हैं। अब हम आएंगे इसके ट्रीटमेंट पे कि क्या ये ट्रीट हो सकती है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम डिस्कस करें तो फर्स्ट तो इट्स द करेक्शन ऑफ द लाइफस्टाइल, ठीक। और सेकंड इज़ जो कि एक बहुत लंबा एक टॉपिक है अलहदा से, एंड सेकंड इज़ ट्रीट द कॉज, कि जब जो पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, और जो आपका डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करें। लाइक अगर वुमेन हु आर नॉट ओव्यूलेटिंग, उनके अंदर अगर ओव्यूलेशन की जो कॉजेज़ हैं, इफ़ वी ट्रीट द कॉज और करेक्ट द कॉज देन दे रिज्यूम ओव्यूलेशन, ठीक है। सेम इज़ द केस विद द मेल, कि अगर उनके अंदर जो कॉज हमें फाइंड आउट होती है कि उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल प्रोफाइल में इश्यूज़ हैं, उनके लोकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग के लोकल उनकी कोई कॉज है, तो उसको ट्रीट करें, तो फिर इनफर्टिलिटी को हम काफ़ी हद तक जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट मोडेलिटीज़ जो है वो क्या क्या है अभी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, लेटेस्ट मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो काफ़ी इनफर्टिलिटी सेंटर्स भी बन गए हुए हैं, और हम उसमें फ़र्स्ट तो हम जो इनिशियल करते हैं, एक तो ओवुलेशन इंडक्शन तो पहले से भी चलती थी, ओवुलेशन इंडक्शन तो देते हैं फीमेल को, कि हम उनको एक्स्ट्रा मेडिकेशंस देते हैं कि एग्स जो हैं उनके मेच्योर कराए जाएँ, एक एक्सेसिव अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा के एक साइज़ मेच्योर एग हम अचीव कर लें। उसके साथ हम करते हैं पेशेंट का IUI, कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, के हस्बैंड का सीमन एनालिसिस सीमन लिया जाता है, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और उसका थिक कंसनट्रेट जो सीमन सैंपल है उसको फिर हम यूट्राइन कैविटी में इंस्टॉल करते हैं ऑन द स्पेसिफिक डेज, के व्हेन वी
अचीव डोमिनेंट फॉलिकल, एग हमें अचीव हो गया है, उसको हम देखते हैं, उसको हम ट्रिगर देते हैं और उसके कुछ स्पेसिफिक आवर्स 36 आवर्स के बाद हम उसको इंस्टिल कर देते हैं कि जब हमें लगता है कि अब इसके मैक्सिमम चांसेस है यूट्राइन कैविटी में उसको इंस्टिल किया कि स्पर्म्स जो हैं उनको वो बाईपास कर देते हैं नीचे से हम वेजाइनल फैक्टर्स को, सर्वाइकल फैक्टर्स को, कि कैविटी के अंदर डायरेक्सिस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसकी इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली हमारे पास आता है कि अगर माइल्ड सा मेल फैक्टर आ जाता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आ जाती है, या फीमेल में कोई माइल्ड ओवुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, सर्वाइकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो उन केसेस में हम ये कर सकते हैं। या माइल्ड एंडोमेट्रोसिस है, उस केस में हम IUI को यूज़ कर सकते हैं। और इसका सक्सेस रेट जो है वो ऑलमोस्ट 35 to 40% तक है। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इनफर्टिलिटी सेंटर्स। और इसके अलावा जो देखें पेशेंट्स में बेसिकली एक क्वेश्चन ये रेज होता है जी कितना सक्सेसफुल होगा या क्या। अल्टीमेटली द एग एंड द स्पर्म आर कमिंग फ्रॉम द कपल। ठीक है, हम तो सिर्फ मोडेलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक मेथड यूज़ कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर उसका एग हेल्दी है, उसका स्पर्म हेल्दी है, और उससे पहले उनके ऊपर कितना काम हुआ है उनकी वर्किंग पे, आइडेंटिफिकेशन पे, उनके जो भी डिफिशेंसीज थी बॉडी के अंदर उनको कितना इम्प्रूव किया गया है, तो वो बेसिकली ऑल विल गिव अस द रिजल्ट। ठीक है, और जब उनकी तरफ से अगर एग या स्पर्म में देखें, हर चीज़ हमारे पास टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में इतनी कि हम कोई जेनेटिक कॉजेज है उनका पता चला सकें। ठीक है, पेशेंट्स को होता है कि हमने ट्रीटमेंट कराया, पैसा लगाया, एंड में ट्रीटमेंट फेल हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली एक पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करें, उसका पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट, और दूसरे का नेगेटिव आ रहा है। जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए तो 100% है उस सेंटर का रिजल्ट, और जिसके लिए नेगेटिव आ रहा है वो कहेगा ये तो फेल है सेंटर। तो बेसिकली जो एट द एंड रिजल्ट बेस इस चीज़ पे करता है कि मेल और फीमेल से उनके जो गैमीट्स हैं, उनके जो चीज़ें हम रिसीव करें वो किस लेवल की। ठीक है, सेकंड इज़ IVF, जिसको आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से, अब तो पेशेंट्स में माशाल्लाह से अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। पेशेंट्स खुद भी काफ़ी प्लान करके आते हैं गूगल को सर्च करके कि जी हमने IVF प्लान किया हुआ है, हमने ये IVF करवाना है। तो उसमें ये आ जाता है कि जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं इसमें मॉडरेट अगर मेल फैक्टर है इनफर्टिलिटी, जिसमें हमारे पास आ जाता है मॉडरेट सॉर्ट ऑफ के उनका स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी में इश्यूज़ हैं, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। फीमेल के ज़्यादा अगर सवेयर किस्म की कोई एंडोमेट्रोसिस है पेशेंट में, कोई ट्यूबल ब्लॉकेजेस हैं, देखिए एग ने ट्रैवल करना है थ्रू ट्यूब्स और फिर उसने यूट्रस के अंदर आना है, वहाँ पर आएगा एग तो फिर स्पर्म उसके साथ मिलेगा। लेकिन अगर पैसेज में इशू है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, ट्यूबल सर्जरी कोई हुई है, कोई भी ट्यूबल इश्यूज़ रहे हैं, तो उस केस में हमें IVF की तरफ मूव करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हमारे पास कोई पैसेज नहीं है जाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में तो होता ही है कि आप उसमें देखते हैं कि IUI के 2-3 साइकिल्स आपने किया, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द एज और अदर फैक्टर्स के पेशेंट में क्या हैं उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं IVF की तरफ, कि डिपेंडिंग ऑन द केस कि अगर कोई बहुत ही फैक्टर्स नहीं मिले, पेशेंट काउंसल्ड है और पेशेंट विलिंग नहीं है, तो IUI के वो 6 साइकिल्स को ट्राई करना चाहते थे वो कर ले। अदरवाइज हम एज देखते हैं, अगर एज ज़्यादा तो फिर हम 2 to 3 साइकिल्स IUI ट्राई करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ फेलियर देन वी विल मूव टुवर्ड्स द IVF। इसका भी जो सक्सेस रेट है वो 25 to 30% ही है, इंटरनेशनल जो सक्सेस रेट है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें IVF में बेसिकली उसी तरह से एग का तो डोमिनेंट होना या मैच्योरिटी, हम डिफरेंट मेडिकेशंस के थ्रू एग्स को मैच्योर करवाते हैं, एग्स ग्रो करवाते हैं बेसिकली अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ एग्स, ताकि मैं मैक्सिमम नंबर हम पेशेंट के अंदर से रिसीव करें और उन सारों को हम फर्टिलाइज कराएं स्पर्म के साथ। उसी तरह से जैसे IUI में कंसनट्रेटेड सीमन को हम उसके साथ इंस्टिल कर रहे थे, उसी तरह IVF में भी सीमन प्रिपेयर्ड हमारे पास स्पर्म्स होते हैं, उसको हम कल्चर मीडिया में रखते हैं, उनको हम फर्टिलाइज करवाते हैं एग और स्पर्म को। ठीक है, जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम देखते हैं कि इनके अंदर किसके अंदर वायबिलिटी है, कौन ब्लास्टोसिस स्टेज पे जाता है, फिर स्पेसिफिक डेज पे 2nd और 3rd डे पे हम यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट करते हैं एम्ब्रियो को। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द केस के कभी हम उस साइकिल में करते हैं और कई दफ़ा नेक्स्ट साइकिल में करते हैं, और उसके 14 डेज़ के बाद फिर हम टेस्ट करवाते हैं कि वो बेसिकली ये तो मेथड है सारा। और ऑब्वियसली जो पेशेंट्स इसमें जाते हैं उनको फिर प्रॉपरली सारा गाइड तो किया जाता है उसके बारे में। लास्ट हमारे पास आ जाता है ICSI। मोस्टली आजकल पाकिस्तान में हम IVF अकेला नहीं कर रहे, IVF विद ICSI ही चल रहा है। ICSI में होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम उसके नाम से करते हैं, इंसेमिनेशन के हम स्पर्म को एग के साथ खुद से मिलाते हैं, कि हम उसको छोड़ते नहीं हैं, ईच स्पर्म को एग के साथ हम इंस्टिल करते हैं उसके अंदर, ताकि मैक्सिमम चांसेस जो है हमारे पास, अगर कहीं पे कोई मोटिलिटी इश्यूज़ या कोई चीज़ आ रही है, ताकि फेलियर जो चांसेस हैं उसको हम कम कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के रेट्स को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है,
उसमें सेम IVF की तरह ही प्रोसीजर है सारा उसका, बस थोड़ा सा मेथड ये यहाँ पर चेंज आ जाता है कि स्पर्म्स को हम खुद एग्स के अंदर oocyte को रिट्रीव करने के बाद हम स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से हम प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 14 डेज़ करते हैं। और बेसिकली हमारे पास मोडेलिटीज़ तो आ गई हुई हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि फर्टिलिटी इज़ स्टिल गोइंग ऑन एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे। सही सही। इनफर्टिलिटी जिन कपल्स में है उनमें एक तो सोसाइटी का प्रेशर भी होता है और उसके अलावा इस वजह से उनमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कपल्स जिनमें ये इशू आ रहा है और उनके लिए क्या टिप्स हैं? देख लें, अभी ये स्टिल इन दिस एरा जो पेशेंट्स आते हैं वो आके कहते हैं कि जी फैमिली की तरफ से ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट तो कपल को खुद से ये डिसाइड करना चाहिए कि नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव टू मूव फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली। वो एक कपल हैं, उन्होंने लाइफ स्पेंड करनी है, दे आर द पार्टनर्स एंड दे हैव टू राइट टू डिसाइड कि कब उन्होंने क्या करना है। एंड दे हैव टू टेक अ स्टैंड, स्पेशली द मेल, कि उनको अपनी फैमिली को ये गाइड करना चाहिए कि मतलब लाइक वो कब करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। और ये बेसिकली उनका एक कॉन्फिडेंशियल प्लान होता है, ठीक है, कि आप उसको जितना ज़्यादा आप उसको अपने रिलेटिव्स में डिस्कस करते जाते हैं उतने आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमिक लेवल पे, ब्रेन के CNS लेवल पे डिसऑर्डर्स आते हैं, स्ट्रेस का लेवल आता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मिल के फीमेल को इफेक्ट करती हैं और साथ साथ मेल को भी इफेक्ट कर रही होती हैं। वो सारी मिलके जब चीज़ें आपके हार्मोनल प्रोफाइल और सारी चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर ऑब्वियसली आप खुद से एक कॉज बन जाते हो उस फर्टिलिटी का, ठीक है। तो एक तो ये बात। दूसरा मेन इशू इज़ दैट आर लाइफस्टाइल हम लोगों का इतना ज़्यादा मेजर उसमें प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग है और लॉन्ग सिटिंग जॉब्स हैं हम लोग की, ज़्यादा देर तक हम इंडोर्स रह रहे हैं, हम लोग की फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं है। डे बाय डे ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फूड, ठीक है। डाइट और न्यूट्रिशन पे हम उस तरह से जा नहीं रहे, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है डाइट की वो हम उस तरह से यूज़ करें हैं। और दूसरा ये होता है कि फर्टिलिटी तब स्टार्ट नहीं होती कि जब शादी हुई है उस साल तक, उसके प्रीवियसली फीमेल मतलब 3 मंथ्स का हम कहते हैं कि अगर स्पर्म को बनने में 72 डेज़ का ड्यूरेशन, 72 टू 74 डेज़ का ड्यूरेशन चाहिए होता है, कि जो एक मेल ने 3 महीने पहले किया था उसका रिज़ल्ट उसको 3 महीने के बाद स्पर्म उसका उस क्वालिटी का होगा। कि अगर वो पहले जंक एंजॉय हो रहा है और सारी क्वालिटीज़ उसकी थी, उसने आज छोड़ दी, डजंट मीन जो उसने आज काम स्टार्ट किया उसका रिजल्ट उसको आफ्टर 3 मंथ्स मिलेगा। सेम इज़ द केस विद द फीमेल, कि जो एग का एक पूल रेडी होता है उस पूल के पे इफेक्ट उस चीज़ का आ रहा होता है कि जो डेफिशिएंसीज उसकी पुरानी थी, ठीक है। इसलिए जो लाइफस्टाइल हमारे पास आ रही हैं, जो इंडोर्स हम रह रहे हैं, हमारा उठने का स्केड्यूल, हमारा रात को स्पेशली रात को सोने वाला, स्लीप डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि हमारे अंदर जो स्लीप का हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज़ है वो उस तरह से प्रॉपर नहीं होता। और ये इतनी रीसेंट लेटेस्ट स्टडीज़ हैं कि आप खोल कर देखें कि एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द मेलाटोनिन, कि जैसे ही आपकी नींद ख़राब हुई क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और रात को जो गैजेट्स या मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं सोशल मीडिया पे, हर कोई बंदा इस चीज़ को कह रहा है, लेकिन बेसिकली दे आर इफेक्टिंग। और ओबेसिटी इनडायरेक्टली क्यों आ रही है? जैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता है, फीमेल का हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, तो ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि इससे फिर हम निकल नहीं सकते। और आप समझते हो कि मैंने ये डाइट कर लिया, और स्पेशली जो डाइट के आपके नेट के ऊपर चल रहे होता है ना कि ये डाइटिंग कर लें, ये वाला आप डाइट प्लान ले लें, हर बंदे ने मैंने ये डाइट प्लान फॉलो किया और ये किया, उसके अंदर उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए हुए होते कि इसका मुझे क्या इफेक्ट हुआ। हर बंदे की बॉडी जो है इंसान की वो दूसरे से वेरी करती है, डिफरेंट है। उसके एक बंदे को के लाइक एक दूध पी रहा है उसको सूट कर रहा है, दूसरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको सूट नहीं कर रहा। डाइट वाले ने कह दिया दूध स्टार्ट करना है, उसको दूध सूट नहीं किया, उसने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये कि अब जब आप उसको डाइट प्लान फॉलो करते हो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, तो प्रॉपरली हर काम के लिए एक स्पेशलिटी का बंदा है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान लें, सो दैट यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्योंकि जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं आपके अंदर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ उनकी गिरना शुरू हो जाती है। कि आप ओवरलोड भी करना है, फिर पेशेंट कहते हैं हमारा तो सारे टेस्ट ठीक हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जब साइंस कह रही है कि 25% कॉजेज़ ऐसी हैं जो स्टिल अनआइडेंटिफाइड हैं, हमारे पास स्टिल एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास उतने नहीं हैं,
स्टिल हमारे पास ये आंसर नहीं है कि स्पर्म अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर जा रहा है तो आइदर वो कितनी देर के लिए उसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है वो एग को करने के लिए, और बहुत सी चीज़ें इसके अलावा। ठीक है, उन चीज़ों को हम नहीं मेजर कर रहे कि एग आ गया, स्पर्म है, अब एग की वॉल थिक है, स्पर्म उसको ब्रेक करके अंदर ट्रेवल कर सका है नहीं कर सका, फीमेल के ट्रैक के अंदर अलाइव हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑब्वियसली आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे। अगर आप सिटिंग है इन केस ऑफ फीमेल ऑल्सो, अगर वो बैठी हुई हैं, ब्लड फ्लो उनका कम है, और जब स्टैटिक है एक चीज़ तो ऑब्वियसली लिम्फेटिक्स जो हैं वो भी वहाँ पर ड्रेन नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर उनकी उस वजह से जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ नहीं होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएंगी, उस तरह से एब्जॉर्प्शंस नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो फंक्शनल भी ख़राब होंगी चीज़ें। ठीक है, और जब फंक्शन ख़राब होगा तो ऑब्वियसली उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल एनॉमलीज भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। सही। इन द एंड मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, पेशेंट्स बेसिकली एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेशेंट से कि दिस इज़ थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है इनफर्टिलिटी। एक तो आप एक डॉक्टर के पास गए 1 मंथ में, देखो इन फर्टिलिटी को ट्रीट करते हुए फीमेल के पास एक स्पेसिफिक डेज़ का ड्यूरेशन होता है 5 to 6 डेज़ का, कि जिसमें सारे मंथ का आप पूरे मंथ के डेज़ को आप कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। कुछ स्पेसिफिक डेज़ हैं जिसमें एग प्रिपेयर होता है, मैच्योर होता है और वो डोमिनेंट होकर उसने रिलीज़ होना होता है, उन डेज़ को बेसिकली हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो आप कहते हो मैंने 1 महीना एक डॉक्टर के पास दवाई ली, बेसिकली वो आपका एक साइकिल देख रहा है। एक साइकिल में तो हम नेचुरल देखते हैं कि पेशेंट का अपना रिस्पॉन्स क्या है, वो कहाँ तक जा रहा है, और हर साइकिल एक जैसा नहीं होता। लाइक एनुअली नॉर्मल फीमेल में एक साइकिल एनओवुलेटरी भी हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप उस साइकिल में लैंड किए डॉक्टर के पास कि आपका एग ही नहीं है, तो वो कहेंगे आपके तो एग्स ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, कम से कम 2 to 3 मंथ्स का ड्यूरेशन लें। जिस भी डॉक्टर के पास आपने जाना है, डायग्नोसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके कंसर्न डॉक्टर्स को भी, और जैसे वो आपको गाइड करें प्रॉपर उस तरीके से। तीसरा ये है कि आप मल्टीपल डॉक्टर्स के पास, हमारे पास ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स आ गई हुई हैं, जब तक पेशेंट जो है वो किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है, वो इतनी ओव्यूलेशन ड्रग्स ले चुका होता है, स्पेशली पेरिफेरी के पेशेंट्स, कि उनका ओवेरियन रिजर्व ही नीचे जा चुका होता है। बिकॉज अब अगर मंथली 4 एग्स आपके डेवलप कर रहे होते हैं जिसमें से एक ने डोमिनेंट बनना है, तो मंथली एक एग आपका जाता है और आप मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, उसमें आपके 5 to 6 एग्स जो हैं वो डोमिनेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका 5 और 6 मंथ्स का जो आपका रिजर्व था ना, वो यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो आपने 1 मंथ और ड्रग्स ली, अगले मंथ आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने नाम चेंज करके वही ड्रग्स दी, तो प्लीज़ मेक इट क्लियर कि जो ड्रग्स हैं वो एक ही तरह की हैं, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। एक ग्रुप है नहीं तो दूसरा ग्रुप है, बेसिकली उनका काम सबका, या इंजेक्शंस हैं, उन सबका काम क्या है, एग को मैच्योर कराना। लेकिन अगर एग मैच्योर हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके या तो ट्यूबल पैथोलॉजी है या फिर आपके कोई लोकल पैथोलॉजी है, तो फिर आप किसी और कॉज की तरफ जाएं कि उसको फिर एक दफ़ा से री इवेलुएशन की तरफ जाएं। ठीक है, और पेशेंट्स के स्ट्रेस की वजह से आधा स्ट्रेस तो डॉक्टर्स में भी चला गया कि वो पहले से ट्रीटमेंट करा के आए हैं, फेलियर हुआ हुआ है, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट डॉक्टर के पास एक तो और राइज कर जाती हैं कि जी अब हमें यहाँ से कोई आउटपुट चाहिए। डॉक्टर्स अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं कि जी अब अगर इसको स्ट्रेस, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला तो फिर एक और एंग्जाइटी का लेवल क्रिएट होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जितना रिलेशनशिप उनका बॉन्डिंग आपस में स्ट्रॉन्ग होगी कि वो भी कोई चीज़ हाइड ना करें, डॉक्टर्स भी उनको प्रॉपरली गाइड करें, काउंसल करें, तो आई थिंक वी कैन ट्रीट सफर्टिलिटी मोर बेटर इन अ मोर बेटर वे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। सो आज के सेशन का जो टेक होम मैसेज है, डॉक्टर साहिबा ने हमसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि इनफर्टिलिटी जो है वो ट्रीटेबल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये ट्रीट नहीं हो सकती, और ये कोई भी पेशेंट जिसको जो ये फेस कर रहा है वो सारी ज़िंदगी जो है ना इस चीज़ से गुजरेगा। सेकंड जो चीज़ हमने डॉक्टर साहिबा से सीखी वो ये कि इसका कॉज अगर हमें सही टाइम पे पता चल जाए और अगर हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएं तो बहुत जल्दी इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, और अगर हम आज जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 3 मंथ्स पहले जो हमने किया उसका रिज़ल्ट 3 मंथ्स बाद ही पता चलेगा, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकें। उससे हम अपनी ज़िंदगी भी आसान करते हैं और अपनी फैमिली की ज़िंदगी भी आसान करते हैं। हम लोग इसी तरह लाइव सेशंस के साथ आते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।